बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। मैरिया बेखबर सो रही थी। अचानक आंख खुल गई और उस पे बेदरपे दो फायरों की आवाज़ सुनी। हो सकता है इससे पहले होने वाले किसी ही फायर ही की वजह से उसकी नींद टूटी हो। वो सांस रोके बिस्तर पर पड़ी रही। बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे दो सांड आपस में टकरा गए हों। मैरिया का पहला रद्द अमल खौफजदगी था, लेकिन थोड़ी देर बाद झिंझिलाहट उसके जहन पर मुसल्लत हो गई, और झिंझिलाहट खुद अपनी ज़ात पर थी। आखिर वो क्यों इन हालात में ज़िंदगी बसर कर रही है? शिमरा अभी अब जिंदा नहीं, लेसी मातेफ जाने, और उसका काम। अब वो शिमरा की सेक्रेटरी तो रही नहीं। आखिर इस मुलाजिमत को खैरबात क्यों नहीं कह देती? फिर वो उठ ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। सज्जाद, सब ठीक है, जरा बाहर आइए। जहन्नम में जाओ। वो आहिस्ता से बढ़ पड़ाई और उठकर स्लीपिंग गाउन पहना। उसकी डोरी कसती हुई दरवाजे तक आई और बोल्ट गिराकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है? वही किस्सा, लेकिन आज एक नई बात हुई है। उसका लहजा किसी कदर पुरमसरत था। क्या मतलब? आज एक को पकड़ लिया है। किस तरह? कैसे हाथ आया? वो मुस्तरिबाना अंदाज में बोली। बस इत्तफाक ही समझिए। अगर वो ज़ात शरीफ यहाँ तशरीफ फरमा ना होते तो आज भी महज हंगामा ही हाथ आता। किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर इमरान की। वो इस वक्त यहाँ कहाँ? मैरिया ने हैरत से पूछा। कहीं खानदावर को एक चांटा मारकर यहाँ भाग गए थे। मैंने उन्हें अपने कमरे में जगह दी थी। क्या वक्त हुआ है? 4:30 बज रहे हैं। चलिए, मादाम भी मेरे ही कमरे में हैं। और वो भी, यानी जिसे पकड़ा है? मैरिया ने पूछा। जी हाँ। और इमरान? एक को पकड़कर बकिया दो के पीछे दौड़ गए हैं। यह आदमी बिल्कुल समझ में नहीं आया। मिस्टर शिमरा ने कुछ समझकर ही मुंह लगाया होगा, सज्जाद ने कहा। न जाने क्यों मैरिया को मुंह लगाने का टुकड़ा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोशी से उसके साथ चलती रही। कमरे में गुलमीर और जूलिया मौजूद थे, और वो आदमी जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे फर्श पर दोजानो बैठा उन्हें खौफजदा नजरों से देखे जा रहा था। देसी ही था, और सूरत से तीसरे दर्जे का कोई लफंगा मालूम होता था। क्या बताया? सज्जाद ने गुलमीर से पूछा। कुछ भी नहीं, गूंगा बन गया है, गुलमीर ने कहा। उल्टा लटका कर मार लगाओ, सज्जाद ने कहा। जूलिया ने मैरिया से कहा। जो कुछ ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे इंग्लिश में बताती जाओ। बहुत बेहतर मादाम। ये कह रहे हैं कि वो जबान नहीं खोल रहा, शायद गूंगा और बहरा बन गया है, मैरिया ने कहा। फिर से सज्जाद से पूछा। तुमने इनके पीछे तन्हा क्यों जाने दिया? ना हमने उन्हें इस झगड़े में पड़ने की दावत दी और ना उन्हें रोक सके। बस उसे पकड़कर बैठ गए कि कम से कम ये तो मालूम हो सके कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में खुद मिस्टर शिमरा हैरान थे। अगर ये गूंगा और बहरा है तो इससे किस तरह मालूम कर सकोगे कुछ भी? तदबीरों से तो पत्थर भी बोल जाते हैं। ये क्या चीज है? सज्जाद ने उसे घूरते हुए कहा। उल्टा लटकाकर नीचे धुआं करेंगे। हलक का मन का ढीला पड़ेगा और ये चहकना शुरू कर देगा। ओह, मुझे भी बताओ, जूलिया ने मैरिया से कहा, और मैरिया उसे अपनी और सज्जाद की गुफ्तगू के बारे में बताने लगी। ठीक तो कहता है, जूलिया बोली। तशद्दुद के बगैर जबान नहीं खोलेगा। लेकिन इस बेवकूफ़ आदमी की क्या बात थी? शायद वो तीन थे। एक को खुद उसी ने पकड़कर इनके हवाले किया, और बकिया दो भगौड़ों के पीछे भी दौड़ गया, मैरिया ने कहा। वो यहाँ क्यों था? जूलिया ने सवाल किया। सज्जाद से इस सिलसिले में जो कुछ मालूम हुआ था बताती हुई बोली। हकीकतन इसकी जिंदगी खतरे में है, अगर वो खानदावर से बिगाड़ बैठा है तो, मैरिया ने कहा। ओह, मुझे क्या? जूलिया शाने उचकाकर बोली और फिर कैदी की तरफ मुतवज्जा हो गई। सज्जाद ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया था, और उसकी टांगें इस तरह पकड़ रखी थीं जैसे सचमुच उल्टा लटकाने जा रहा हो। बताता हूँ, कैदी हिकलाया। देखा आपने? सज्जाद ने मैरिया की तरफ देखकर कहा। 2 टके के बदमाश भी पहले चक्कर ही देने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, कैदी बददिक्कत बोला। ये दूसरा सबक है, सज्जाद ने जहर खंद के साथ कहा, और एक जोरदार ठोकर उसकी कमर पर रसीद की। वो कराहता हुआ दूसरी तरफ सुड़क गया। ठहरो, ठहर जाओ, दूसरी ठोकर की तैयारी देखकर चीखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ क्या चीज़ तलाश करनी थी। चलो यही बता दो, मैरिया जल्दी से बोली, और हाथ उठाकर सज्जाद को बाज रहने का इशारा किया। एक तस्वीर किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई, जिसमें एक गधी अपने बच्चे को दूध पिला रही है।
क्या बकवास है? सज्जाद घुर्राया। यहाँ ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। मैंने तो नहीं देखी आज तक। तलाश करने वाले का ख्याल है कि उसे यहीं कहीं छुपा कर रखा गया है, कैदी ने कराते हुए कहा। तलाश का आने वाला कौन है? सज्जाद ने पूछा। वो जानता होगा जिसने हमें इस काम पर लगाया है। अबे पहले क्यों बुझवा रहा है? जल्दी से बताता क्यों नहीं कि कौन है? कैलाश, स्टारलाइट क्लब का मैनेजर। ओह! सज्जाद तवील सांस लेकर रह गया। यकीन करो कि मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। खाल भी उतार दोगे तो इतना ही बता सकूंगा जितने का इल्म है, उसने कहा। ये ठीक कह रहा है, मैरिया बोली। लेकिन अब इसका क्या करोगे? जब तक मुनासिब समझेंगे यहीं कैद रखेंगे, सज्जाद बोला। मैरिया ने जूलिया को बात की गुफ्तगू से भी आगाह किया और वो हैरत से बोली, नाकाबिले यकीन, मैं तस्लीम नहीं कर सकती कि उन्हें एक ऐसी लायानी तस्वीर की तलाश होगी। ये अव्वल दर्जे का झूठा है। शिमला को पेंटिंग से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आपका ख्याल दुरुस्त है मादाम। वो फनून लतीफ़ा जैसी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रखते थे। दुखी इंसानियत की अमली खिदमत करते थे, मैरिया ने कहा। बस तो फिर तशद्दुद को जारी रखा जाए। किसी मरहले पर सच्ची बात उगल ही देगा। इसके बाद वो इन्हें छोड़कर अपनी ख्वाबगाह में वापस चली गई। इमरान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आखिर अभी तक उसने खुद उससे कोई बात क्यों नहीं की थी। दूसरी तरफ दूसरों के लिए अजनबी बना रहा रहता, लेकिन अलहदगी में अपने तौर पर दो बातें कर लेने में क्या कबाहत थी। सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। लेटे ही लेटे टेबल की तरफ हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई। लेसी मातीफ। खूब खूब, तो अनजहानी मौसी शिमला की बेवा हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जूलिया दांत पीसकर बोली। इस बार उसने इमरान की आवाज पहचान ली थी। जिस हिसाब से तुमने मुझे जान से मारा है, उससे तो अब मेरा हजारवां जन्म होना चाहिए, इमरान ने कहा। यह सब क्या हो रहा है? जूलिया भिन्नाकर बोली। तुम्हारा चीफ जान है, इमरान बोला। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे लहदगी में क्यों नहीं मिलते? जूलिया ने पूछा। ओह खत्म करो, उसने क्या बताया? जो कुछ बताया है उसे महज बकवास समझती हूँ। सच्ची बात नहीं हो सकती, जूलिया बोली। उसका फैसला तुम्हें नहीं करना कि सच्ची बात है या गलत, इमरान बोला। जूलिया ने जो कुछ सुना था नाखुशगवार लहजे में बताने लगी। तो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। इमरान ने सब कुछ सुनकर कहा, दूध पिलाने वाली गधी की पेंटिंग तलाश करो। मैं तलाश करूं? जूलिया झिंझिलाकर बोली। ओह, तो क्या तुम सचमुच खुद को शिमला की बेवा समझने लगी हो? इमरान बोला। बकवास मत करो, जूलिया चिल्ला गई। खैर, तो क्या नाम बताया था उसने? कैलाश, स्टारलाइट का मैनेजर। हाँ, मुझे तो यही याद पड़ता है, जूलिया बोली। अच्छा अच्छा, बाय बाय। गधी की तलाश जरूरी है, इमरान बोला। उस आदमी का क्या करें? जूलिया ने कहा। वहीं बंद रखो। सज्जाद की भी यही तजवीज़ है, जूलिया बोली। ठीक है, इमरान ने कहा और फिर राब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ आई। जूलिया ने भिन्ना कर रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। वो उससे पूछना भूल गई थी कि उन दोनों का क्या हुआ जिनका पीछा कर रहा था। शाम के अखबार में ताजू के कत्ल की खबर शाया हुई थी। वो सरदारगढ़ का एक मशहूर नकबजन और कुफल शिकन था। 15 दिन हुए 3 साल की कैद भुगत कर रिहा हुआ था। उसकी लाश उसके केबिन के सामने पड़ी पाई गई थी। किसी ने ठीक दिल के मकाम पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया था। वो आबादी से दूर एक अलग थलग मकाम पर लकड़ी के केबिन में मुकीम था। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सरगर्मी से कातिल की तलाश में मसरूफ थी। खान दावर इस खबर को पढ़कर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे अगर वो खबर शाया ना होती तो कत्ल की लज्जत ही आधी ही रह जाती। वो इस वक्त अपने पाएं बाग की एक लॉन चेयर पर नीम दराज था। दफतन इसे कुछ याद आया और वो उठकर गैराज की तरफ चल पड़ा। खासा वसी गैराज था जिसमें कई गाड़ियां खड़ी थी। वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ा जो पिछली रात को उसके इस्तेमाल में रही थी। डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसमें हाथ डाल दिया और फिर यकबैक इसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार दिखाई दिए। वो पिस्तौल डैशबोर्ड के खाने में नहीं था जिससे इसने पिछली शाम ताजू पर फायर किया था। फिर अगली सीट उठाकर उसके नीचे भी टटोलता रहा, लेकिन वहां भी कुछ हाथ ना आया। इसके बाद इसे पूरी गाड़ी की तलाशी ले डाली। पिस्तौल गायब था। इसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई और जबड़े सख्ती से भींचे हुए। इसे याद आया कि पिछली शाम रोजा के कॉटेज में दाखिल होने से कबल उसने गाड़ी के दरवाजे मुकफल नहीं किए थे और इमरान इसकी बेहोशी के दौरान वहां से रुखसत हुआ था। तो क्या वो पिस्तौल उसी ने गाड़ी से गायब किया था या फिर रोजा? नहीं, रोजा नहीं हो सकती। बहरहाल वो इसके बाद रात गए तक इमरान को तलाश करता फिरा, लेकिन वो हाथ नहीं आया था।
खानदावर को तो ये भी मालूम नहीं था कि उसका क़याम कहाँ था। इमरान ही हो सकता है। और फिर वो सोचने लगा, कमबख्त ने प्रेशर पॉइंट पर हाथ मारा था, वरना वो इस तरह बेहोश ना हो सकता। क्या वो वाकई अहमक है? इसने किसी माहिर बॉक्सर के इस अंदाज में फुर्ती से पेंतरा बदलकर उसकी कनपटी पर जब लगाई थी। एक बार फिर खानदावर का खून खोलने लगा और उसने सोचा कि आखिर से इंतजार किस बात का है। इमरान को तलाश करके ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना अगर वो पिस्तौल किसी तरह पुलिस के कब्जे में चला गया तो वो दुश्वारी में पड़ जाएगा, क्योंकि वो बगैर लाइसेंस का नहीं था। ताजू के सीने से निकाली जाने वाली गोली के साइंटिफिक मुशाहिदे के बाद अगर पिस्तौल किसी तरह पुलिस के हाथ लग गया तो क्या होगा? इमरान, ये कमबख्त आखिर है कौन? उसे इसके बारे में जो कुछ भी मालूम हुआ था, शिमरा से मालूम हुआ था। हकीकत क्या थी, खुदा ही जाने। दफातन ख्याल आया, कहीं वो पुरस्कार अहमक शिमरा ही की कोठी में ना छुपा हुआ हो। अगर ऐसा है तो वो जबरदस्ती वहां की तो तलाशी ले ना सकेगा, मुलाजिमीन से भी कुछ ना मालूम हो सकेगा। अगर उसने वहां पनाह ली होगी, फिर क्या किया जाए? वो पिस्तौल उसे मिलना ही चाहिए जिससे उसने ताजू को हलाक किया था। उसने दूसरी गाड़ी गैराज से निकाली और इमरान की तलाश में दोबारा निकल खड़ा हुआ। सबसे पहले शिमला की कोठी ही का रुख किया। उसकी दानिश में वो उन तीनों फौजियों ही से गठजोड़ करके कोठी में पनाह ले सकता था। लिहाजा उसने सोचा कि सीधा उसी हिस्से की तरफ चला जाए जहां उन तीनों का क़याम था। उगबी पार्क की तरफ से ये ज़्यादा आसान होता, क्योंकि उस हिस्से का एक दरवाज़ा उगबी पार्क में भी खुलता था। इस तरह वो मिसेस शिमरा की लाइल्मी में भी अपना मकसद हासिल कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि इस झगड़े के बारे में उन लोगों को भी कुछ मालूम हो सके। उसने गाड़ी की कोठी से किसी कदर फासले पर ऐसी जगह छोड़ दी जहां से वो कोठी के अफराद को नजर ना आ सकती थी। फिर वो उगबी पार्क की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर दीवार से लगा लगा उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जिसका ताल्लुक मुलाजिमों की क़यामगाह से था। अजीब इत्तेफाक था कि उसे नाकामी का मुंह ना देखना पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसे इमरान की अहमकाना चहकार सुनाई दी। दरवाजा खुला ही हुआ था और शायद वो लोग उसी कमरे में मौजूद थे। इमरान बड़ी शदोमत से बकवास कर रहा था। अचानक खानदावर आगे बढ़कर बिल्कुल उनके सामने पहुंच गया। इमरान का मुंह खुला का खुला रह गया। बकवास करते वक्त दोनों हाथ जिस पोजीशन में थे उसी में मुंजमद होकर रह गए और पलकों ने झपकना तर्क कर दिया। सज्जाद और गुलमीर भी खामोश हो गए और एकटक खानदावर को देखे जा रहे थे। दफतन खानदावर ने कहका लगाया और इमरान भी इसी तरह हंस पड़ा जैसे खानदावर के कहकहे से उसके हलक की गिरा खोल दी हो। तुम ख्वामख्वा छुपते फिर रहे हो, खानदावर ने कहा और इमरान के कहकहे में ब्रेक लग गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। खानदावर कहता रहा, बाद में मुझे इस कदर हंसी आई थी कि बयान नहीं कर सकता। बेहद प्यार आया था तुम्हारी इस अदा पर। अच्छा, इमरान फिर चहका और बेतहाशा हंसने लगा। खानदावर भी उसकी हंसी का साथ दे रहा था, लेकिन सज्जाद और गुलमीर के चेहरे तारीक हो गए थे। वो इमरान को इस तरह देख रहे थे जैसे किसी खतरे से आगाह करना चाहते हों, लेकिन इमरान उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। चलो, खानदावर ने हाथ उठाकर बोला, यहाँ बैठे वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं रहा। हम दोनों दोस्त हैं। उसने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाया, जो बहुत गर्मजोशी के साथ कबूल कर लिया गया। मिस्टर इमरान, सज्जाद ने भर्राई हुई आवाज में कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान हंसकर बोला, सब ठीक है, सुलह सफाई हो गई, मैं जा रहा हूँ। फिर वो एकदम उठा था और खानदावर बाजू पकड़कर आगे बढ़ता चला गया। इधर कहाँ? खानदावर बोला, गाड़ी उधर है। अच्छा, तो उधर ही चलिए, कितनी खुशी हो रही है मुझे। इमरान बोला, मुझे भी इतनी ही खुशी हो रही है और अब रोज़ा को तुम्हारी पोर्ट्रेट बनानी ही होगी, लेकिन शर्त ख़त्म हो चुकी है। खानदावर ने कहा। फिर बनवाने से क्या फ़ायदा? इमरान ने मायूसी से कहा। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? खानदावर ने पूछा। क्यों नहीं, यहाँ ऐश ही करने तो आया हूँ, इमरान बोला। इसकी फिक्र ना करो, हम जिसके दोस्त हो जाएं, इसकी जेब हमेशा गर्म रहती है। खानदावर का मसाहिब होना बड़ी बात है। मेरे एक दादाजाद नाना भी अकबर बादशाह के मसाहिब थे, इमरान ने कहा। दादाजाद नाना क्या चीज़ है? खानदावर ने पूछा। अकबर बादशाह के ज़माने में कुछ होता था, ठीक से याद नहीं। दादी जान मरहूमा बताया करती थी, इमरान बोला। रोज़ा तुम्हें कैसी लगती है? खानदावर ने पूछा। हाँ ठीक है, इमरान ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, फिर चहक कर बोला। लेकिन यहाँ वाली मैरिया का क्या कहना? सलोनी रंगत पर मेरी जान निकलने लगती है। इसी को देखकर तो हप। इमरान ने इस तरह हाथ से मुंह बंद कर लिया जैसे कोई गलत बात निकल जाने का खदशा रहा हो। कहो कहो, शर्माओ नहीं, मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूंगा, खानदावर ने कहा।
अच्छा, फिर कभी बता दूंगा। इमरान ने बहुत ज्यादा शर्मा कर कहा। जरूर जरूर, मैं यारों का यार हूँ, उसके उनके लिए सब कुछ कर गुजरता हूँ। उसने इमरान को गाड़ी में बिठाया और ग्रीन कॉटेज पहुंचकर इमरान चौंक पड़ा और इस तरह बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा जैसे इस दौरान में सोता रहा हो। रोजा ने हैरत से उन दोनों को देखा और सख्ती से होंठ भींच लिए, क्योंकि दोनों हंसते बोलते हुए उसके सिटिंग रूम में दाखिल हो रहे थे। बैठो, खानदावर ने इमरान को एक सोफे की तरफ धकेलते हुए कहा। अंदाज जारहाना था। इमरान बैठ तो गया, लेकिन होंठों की तरह उसकी शक्ल तकता रहा। और फिर उसने देखा कि खानदावर की जेब से लंबे फल वाला एक चाकू भी बरामद हो गया है। ये क्या हो रहा है? रोजा तेज लहजे में बोली। जरा देर खामोश रहो, खानदावर ने इमरान पर नजरें जमाए हुए कहा। यहाँ कुछ नहीं होगा, इसे कहीं और ले जाओ, रोजा बोली। तुम दोनों ही को जवाबदेही करनी है, तुम भी बैठ जाओ, खानदावर बोला। क्या मतलब? रोजा ने कहा। अभी बताता हूँ, बैठ जाओ। इमरान के चेहरे पर सिर्फ हिमाकत तारी थी, खौफ का शायबा तक नहीं था, लेकिन तासुर यही था जैसे सिचुएशन को समझने से कासिर हो। रोजा खान दावर को घूरती हुई बैठ गई और खान दावर बोला, कल शाम को जब मैं यहाँ आया था तो अपनी गाड़ी मुकफल नहीं की थी। किसी ने गाड़ी के ग्लो कंपार्टमेंट में से मेरा पिस्तौल गायब कर दिया है। अच्छा, तो फिर? दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो पिस्तौल इसने गायब किया था या फिर तुम्हारे किसी आदमी ने, खान दावर बोला। मेरे आदमी तुम्हारी गाड़ी को क्यों हाथ लगाने लगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं शुरू से आखिर तक तुम्हारे साथ रही हूँ, रोजा बोली। हाँ, मुझे याद है। तो फिर तुम बताओ, इसने इमरान से कहा। मैं क्यों निकालने लगा पिस्तौल विस्तौल? मुझे तो चलाना भी नहीं आता। तुम झूठे हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता, खानदावर चिल्लाया। जबरदस्ती की तो बात ही दूसरी है, इमरान बोला। तुमने इतनी लापरवाही से उसे ग्लू कंपार्टमेंट में क्यों रखा था? रोजा ने तल्ख लहजे में पूछा। बस यूं ही। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस सिलसिले में किसी तीसरे को तलाश करो, कम से कम ये आदमी पिस्तौल को तो नहीं हाथ लगा सकता, रोजा बोली। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान सर हिलाकर बोला। मेरा तो दम ही निकल जाता है पिस्तौल बंदूक की शक्ल देखकर। लेकिन चाकू से मरूब नहीं मालूम होते तुम, खानदावर ने कहा। तरकारी काटने का है क्या? इमरान ने खुश होकर पूछा और इस तरह चाकू को देखने लगा जैसे पहली बार उस पर नजर पड़ी हो। फिर यकबैक खौफजदा नजर आने लगा। कल मैं गाफिल था, अगर मेरे हाथ में चाकू हो तो मेरा शिकार बचकर नहीं निकल सकता, खानदावर ने सर्द लहजे में कहा। मैं कहती हूँ यहाँ बात ना बढ़ाओ, रोजा बोली। बात यहीं से शुरू हुई थी रोजा, इसलिए बराहे मेहरबानी खामोश रहो। अगर पिस्तौल का मामला ना होता तो मैं इस बेवकूफ़ को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब तो मैं इसे बेवकूफ़ समझने पर तैयार नहीं। आला दर्जे का अदाकार मालूम होता है, खानदावर बोला। सच्ची बात कही तुमने, इमरान अहमकाना अंदाज में हंसकर बोला। एक बार फिल्म डायरेक्टर शाहाब शेरवानी ने भी कहा था कि तुम में अच्छा अदाकार बनने की सलाहियत पाई जाती है। वाह वाह। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो और बताओ कि मेरा पिस्तौल कहाँ है, वरना यहाँ से तुम्हारी लाश ही जाएगी। खानदावर, इसे यहाँ से कहीं और ले जाओ, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी, रोजा ने झिंझिलाकर कहा। तुम तो मुझे धमकी ना दो, मैं यहाँ हाथापाई नहीं होने दूंगी, रोजा बोली। और क्या? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। इतना उम्दा फर्नीचर है। तुम सुन रही हो इसकी बातें? खानदावर चिल्लाकर बोला। ऐसा मालूम होता है जैसे इसे इस सिचुएशन की परवाही ना हो। इतना ही मासूम है, तुम ख्वामख्वा इसके पीछे पड़ गए हो, रोजा बोली। गोया तुम कल का वाकया भूल ही गई, खानदावर ने कहा। कल का वाकया? कल का वाकया रटे जा रहे हो, इमरान शिकायत हमें लहजे में बोला। कहीं तो कह तो दिया एक बार के बुकराहट में हाथ घूम गया था। तुम झूठे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि कहाँ जर्ब लगाने से क्या नतीजा निकलेगा, खानदावर ने कहा। ये तो जानता हूँ, बचपन ही से मशक करता आया हूँ। मेरे चाचा जूडो कराटे के माहिर थे, इमरान ने बड़ी सादतमंदी से कहा। सुना तुमने? खानदावर ने रोजा को मुतवज्जा किया। जूडो कराटे का माहिर होने का मतलब बदमाश भी होना नहीं है, रोजा बोली। भला देखिए, इमरान सा हिलाकर बोला। आजकल तो स्कूलों की बच्चियां भी जूडो कराटे सीख रही हैं। क्या उस्तानियों की पिटाई करने के लिए भी ये काम की चीज है? खाने की मेज पर भी काम आ सकती है। शट अप, बताओ पिस्तौल कहाँ है, खानदावर जोर से धाड़ा। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दो कि मैं ये आला दर्जे का फर्नीचर एक तरफ लगा दूं, इमरान उठता हुआ बोला और खानदावर ने आपे से बाहर होकर उस पर छलांग लगा दी और सोफे समेत दूसरी तरफ ढेर हो गया। इमरान ने फिर चलत फिरत दिखाई थी, लेकिन तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि खानदावर फर्श पर पड़े ही पड़े इस पर चाकू फेंकेगा। बस किस्मत का सिकंदर ही था कि उसे बर्वक चाकू की चमक का एहसास हो गया और उसने बड़ी फुर्ती से लौट लगा दी। लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसने रोजा की चीख सुनी थी और फिर खटाके की आवाज आई थी। वो सचमुच बौखलाकर उठ बैठा।
चाकू सामने वाले दराज दरवाजे में बेबस नजर आया, जो यकीनी तौर पर रोजा के बहुत करीब से गुजरा होगा। बस खानदावर, अब अपना किस्सा तमाम समझो। मैं किसी खातून की खौफजदा चीख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान घुर्राया। फिर खानदावर पूरी तरह उठ भी ना पाया था कि इमरान ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार इमरान को मुंह की खानी पड़ी। खानदावर ने भी अपनी जगह से खिसक जाने में खासी तेजी दिखाई थी। इमरान पट से फर्श पर मुंह के बल जा गिरा, मगर उसने खानदावर को अपने ऊपर सवारी काटने का मौका नहीं दिया था। फुर्ती से सीधा हुआ और झपट पड़ने वाले हरीफ को टांगों पर रखकर दूसरी तरफ उछाल दिया और उसकी कराह सुनकर उठ बैठा। इस दौरान में दोनों ही भूल गए थे कि वहां रोजा भी मौजूद है। उसने देखा कि रोजा खानदावर को उठाने की कोशिश कर रही है और इमरान ने खुद रोजा की भी चीख सुनी। और जैसे ही इमरान उसके करीब पहुंचा, उसने दीवाना वार इमरान का गिरबान पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने? वो उसे झिंझोड़ कर बोली। तब इमरान ने देखा कि वही चाकू खानदावर के बाएं पहलू में दस्ते तक पेवस्त है, जो उसने इमरान पर फेंका था। लेकिन इमरान हिकलाकर दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन चाकू इसमें पेवस्त नजर ना आया। बोलो, ये क्या किया तुमने? वो फिर उसके गिरेबान को झटका देकर बोली। ये तो उधर दरवाजे में घुस गया था। इमरान ने कहा। उधर कैसे पहुंच गया? मैं क्या जानूं, तुम दोनों लड़ रहे थे। रोजा बोली। यकीनन लड़ रहे थे, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। इमरान ने कहा। देखो, जिंदा भी है या मर गया? रोजा कपकपाती हुई आवाज में बोली। खुद ही देख लो, मैं तो जा रहा हूँ। इमरान बोला। हरगिज नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अच्छा, अगर मैं ना जाऊं तो तुम क्या करोगी? इमरान बोला। बैठकर ठंडे दिल से गौर करेंगे कि अब क्या किया जाए। रोजा ने कहा। इमरान ने झुककर देखा, खानदावर खत्म हो चुका था, लेकिन मौत की आहट तक महसूस नहीं की जा सकी थी। वो सीधा खड़ा होकर बोला। मर चुका है, लेकिन चाकू इधर कैसे पहुंचा? इमरान बोला। पुलिस को चाकू के इधर उधर होने से कोई दिलचस्पी ना होगी। यकीन करो कि तुम बहुत बड़ी दुश्वारी में पड़ गए हो। मैं क्यों पड़ने लगा दुश्वारी में? मुझे बहला फिसलाकर यहाँ लाया गया था और फिर किसी पिस्तौल का किस्सा छेड़कर मुझे मार डालने पर तुल गया। इमरान बोला। क्या तुमने उसका पिस्तौल गायब किया था? रोजा ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे क्या पड़ी थी? खैर, अब ये बात तो उसी के साथ गई, लेकिन तुम? लेकिन मैं क्या? इमरान ने झेलाहट का मुजाहिरा किया। कुछ मोअज़्ज़िज़ीन ने शिमला की कोठी में तुम्हें खानदावर से उलझते हुए देखा था और तुम उसे धमकियां देते हुए चले गए थे। रोजा ने कहा। लेकिन मैंने उसे कत्ल नहीं किया। इमरान ने कहा। मैं बावर कर लूंगी, लेकिन पुलिस नहीं करेगी। रोजा बोली। लेकिन पुलिस को बयान तो दे सकोगी। इमरान ने कहा। शायद तुम पागल भी हो, मैं क्यों इस झगड़े में पड़ूंगी? रोजा बोली। मैंने उसे चाकू नहीं मारा, चाकू उधर दरवाजे में घुसा हुआ था। इमरान ने कहा। अच्छा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मैंने चाकू वहां से निकालकर उसके दिल में उतार दिया? रोजा ने कहा। तुम क्यों ऐसा करने लगी? इमरान बोला। ओफो, चलो यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचती हुई बोली। फिलहाल इस कमरे को मुकफल किए देती हूँ, दूसरे कमरे में बैठकर कोई ढंग की बात सोचेंगे। यहाँ तुम्हारी हवास बहाल नहीं होंगे। रोजा ने कहा। यहाँ और कौन कौन है? इमरान बोला। खुशकिस्मती से मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। सरे शाम ही नौकरों को छुट्टी दे दी थी। हफ्ते में एक बार ऐसा भी करती हूँ। रोजा ने बताया। बहुत अच्छा करती हो, नौकरों को भी किसी कदर आराम करने का मौका मिलना चाहिए। कमरे से निकलकर रोजा ने दरवाजा मुकफल कर दिया और उसे किचन में ले आई। इमरान के चेहरे पर छाई हुई हिमाकत में अब खौफ की झलकियां भी शामिल हो गई थीं। बैठ जाओ, रोजा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके नरम से लहजे में कहा। तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, चाय। मुझे कॉफी अच्छी नहीं लगती। इमरान बोला। अच्छी बात है, चाय से भी तुम्हें सुकून मिलेगा। रोजा चाय के लिए केतली में पानी उंडेलती हुई बोली। इमरान कुछ ना बोला, सर झुकाए बैठा रहा। रोजा पुरतफक्कुर नजरों से उसे देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सवाल किया। वो तुम्हें इस वक्त कहाँ से लाया था? शिमला की कोठी से। इमरान ने बताया। किसी ने देखा तो नहीं था? रोजा ने पूछा। क्यों नहीं, उसके तीनों मुलाजिम वहां मौजूद थे। इमरान ने बताया। ये और बुरा हुआ, वो भी तुम्हारे खिलाफ शाहिद बन जाएंगे। रोजा ने कहा। फिर बताओ मैं क्या करूं? इमरान रो देने के अंदाज में बोला। यही तो सोचना है। दरअसल हम दोनों ही दुश्वारी में पड़ गए हैं। ख्वाह वो किसी की तरह भी मरा हो, उसकी मौत मेरे घर में वाक़ई हुई है, लिहाजा पुलिस मुझे भी नत्थी करने की कोशिश करेगी। ये बात तो है। फिर बताओ कि क्या करें? रोजा ने कहा। इतनी अकल तो नहीं है मुझ में, तुम ही बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। इमरान बोला। अगर हम लाश को कहीं दफन कर दें तो किसी को मालूम ही ना हो सकेगा कि इस पर क्या गुजरी। रोजा ने कहा।
लेकिन बाहर जो गाड़ी हुई खड़ी हुई है, इमरान बोला, उसे रेलवे स्टेशन के पार्किंग लॉट पर खड़ी कराएंगे। रोजा ने कहा, उससे क्या होगा? अगर गाड़ी वहां पाई गई तो लोग समझेंगे कि वह कहीं बाहर गया हुआ है। वह अमूमन इस तरह बाहर जाता है, गाड़ी स्टेशन के बाहर छोड़ता है और कई कई दिनों के बाद वापस आता है। तब तो ठीक है, इमरान ने कहा। रोजा ने चाय उंडेली और कप उसके सामने मेज पर रख दिया। लेकिन इमरान इस अरसे में भी गाफिल तो नहीं रहा था। उसे उस कैप्सूल की झलक दिखाई दे गई थी, जो रोजा की उंगलियों से फिसल कर चाय की प्याली में गिरा था। उसने अपने लिए चाय मेज पर ही प्याली रखकर उंडेली थी। उसके बाद शायद शक्कर के लिए दोबारा साइड बोर्ड तक गई थी। इस दौरान में इमरान ने हाथ की सफाई दिखाई, यानी दोनों प्यालियों की जगह इतनी आहिस्तगी से बदल बदल गई कि रोजा के फरिश्तों को भी इसका इल्म ना हो सका। दोबारा मेज के करीब पहुंचकर उसी प्याली में मजीद शक्कर डाल दी, जो चंद लम्हे पहले इमरान के आगे रखी हुई थी। फिर प्याली में चमचा घुमाती हुई आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। अगर खुद फरमाइश ना करते तभी मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट जरूर बनाती और इसके नीचे लिखती, मासूम शहजादा। अब बेवकूफ़ बना रही हो, इमरान शर्मा कर बोला। नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इमरान चाय के 3-4 घूंट ले चुका था। रोज़ा भी अपनी चाय पी रही थी। दफतन इमरान ने जमाई ली और रह रह कर आंखें फाड़ने लगा। रोज़ा उसे गौर से देख रही थी। अचानक उसने भी इमरान ही के ऐसे अंदाज में आंखें फाड़नी शुरू कर दी और फिर बौखलाकर खड़ी हो गई। मैं इसके पास से हट जाना चाहा, लेकिन लुढ़कुड़ाई। अगर इमरान ने झपट कर संभाल न लिया होता तो फर्श पर ढेर हो जाती, लेकिन वो बेहसो हरकत होकर उसके हाथ पर झूल गई। इमरान ने बड़ी एहतियात से उसे फर्श पर लिटा दिया और ब्लाउज के गिरेबान से सिटिंग रूम की कुंजी निकाल ली और किचन से निकलकर दरवाज़ा बोल्ट कर दिया। रोज़ा आधे घंटे तक उसी तरह बेहसो हरकत पड़ी रही। फिर उठी थी तो अंदाज से दिवांगी झलकने लगी थी। झपट कर किचन का दरवाज़ा खोला, दौड़ती हुई सिटिंग रूम तक पहुंची और कुफल में कुंजी लगी देखकर जहां थी वहीं की वहीं रह गई। गैर इरादी तौर पर ब्लाउज के गिरेबान में हाथ डाला, लेकिन फिर कुफल में लगी हुई कुंजी की तरफ नजर उठ गई। मुस्तरिबाना अंदाज में आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। खानदावर की लाश जो की तू पड़ी थी, लेकिन लिबास की बेतरतीबी से अंदाजा हो रहा था कि बाद में उसकी जामा तलाशी दी गई है। फोन का रिसीवर क्रेडल की बजाय मेज पर पड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे की तलाशी भी ली गई हो। वो कमरे से निकली और उसे दोबारा मुकफल करके दूसरे कमरों की तरफ दौड़ी। हर एक चीज में ऐसी ही उबतरी नजर आई, जैसे उन्हें उलट पुलट कर रख दिया गया हो। फिर वो ऊंची आवाज में गालियां बकने लगी। थोड़ी देर बाद दोबारा सिटिंग रूम में वापस आकर फोन पर किसी के नंबर डायल करने लगी और फिर माउथ पीस पर में बोली, बेलार्ड को इतला दो। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से बेलार्ड की आवाज सुनाई दी, फौरन आओ वरना हम सब दुश्वारी में पड़ जाएंगे। रोजा बोली, आखिर बात क्या है? दूसरी तरफ से पूछा गया। फोन पर तफसील में जाने का वक्त नहीं, फौरन पहुंचो। रोजा ने कहा, अच्छा मैं आ रहा हूँ। वो रिसीवर क्रैडल पर रखकर बाहर निकल आई और दवा कमरे को मुकफल कर दिया। बरामदे में पहुंची तो खानदावा की गाड़ी पर नजर पड़ी। जहन को झटका सा लगा और वहीं आराम कुर्सी पर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर उठी और बरामदे की रोशनी बंद कर दी। इस तरह बाहर खड़ी हुई गाड़ी भी अंधेरे में डूब गई थी। आराम कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। सर अब भी बुरी तरह चकरा रहा था और ऐसी थकन महसूस हो रही थी जैसे किसी पहाड़ की चोटी सर करनी पड़ी हो। जल्दी उसे फिर चौंकना पड़ा। किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सन्नाटे में इर्ताश पैदा हो करती हुई उसी जाने बढ़ी आ रही थी। वो कुर्सी से उड़ गई। गाड़ी पुलिस की भी हो सकती थी, लेकिन क्या वो अहमक पुलिस को इत्तला देने की जुर्रत कर सकेगा? अहमक? अहमक क्यों? क्या किसी ऐसे कारगुजार आदमी को अहमक कहा जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेख्याली में कई कदम पीछे हट गई, क्योंकि सड़क के मोड़ से गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी इस पर पड़ी थी। फिर जल्दी वो गाड़ी खानदावर की गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी बेलार्ड ही की थी। क्या क्या हुआ? क्या बात है? वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, बरामदा तारीख क्यों है? उसे यूं ही रहने दो, मेरे साथ चले आओ। रोजा बाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ मुड़ती हुई बोली। बेलार्ड ने सिगरेट लाइटर रोशन कर लिया। वो उसे सीधी किचन में लेती हुई चली आई और किसी तमहीद के बगैर इमरान और खानदावर की कहानी सुना दी। और फिर उसने किसी कदर तौकफ के साथ कहा, मैंने सोचा कि खानदावर से छुटकारा पाने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। मैंने चुपके से चाकू दरवाजे से निकाला और ऐसी पोजीशन पर आ खड़ी हुई कि खानदावर के गिरने पर अपना काम कर गुजरूं। फौरन ही मौका मिल गया और मैंने चाकू का फल उसके पहलू में उतार दिया। क्या अहमक ने तुम्हें ऐसा करते देख लिया था? बेलार्ड ने बेचैनी से पूछा।
नहीं, लेकिन हैरत जाहिर कर रहा था कि चाकू दरवाजे से निकलकर इस तरफ कैसे चला आया। तुमने जल्दबाजी से काम लिया, बेलार्ड बोला। सिर्फ मैं ही अहमक नहीं हूँ, तुम भी हो। पहले ही कहती रही थी कि मकामी आदमियों की मदद के बगैर ही इस काम को निपटाने की कोशिश करो। खैर, हाँ तो आगे सुनो। बात की बातें बताती हुई बोली। मैंने चाहा था कि उसी अहमक की मदद से कहीं लाश को दफन करा के गाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी करा दूंगी। इसी मकसद के हसूल के लिए उसे चाय में कैप्सूल दिया, लेकिन जानते हो क्या हुआ? जरा पीठ मोड़ी थी कि उसने प्याली बदल दी और मुझे इल्म तक ना हो सका। फिर जानते ही हो कि मेरा क्या हशर हुआ होगा। उसके बाद उसने पूरे कॉटेज को उलट पुलट करके रख दिया और सिर्फ वही लिफाफा ले गया जो खानदावर ने वकील के यहाँ से हासिल किया था। ओह, वो फोटोग्राफ उसी लिफाफे में था, बेलार्ड ने कहा। हाँ, रोजा बोली। और तुम उसे अहमक कह रही थी? बेलार्ड गुस्सैले लहजे में बोला। पहले भी तुमने भरे मजमों में कैप्सूल वाली ट्रिक बारहा आजमाई थी, लेकिन क्या कभी किसी को एहसास तक हुआ हो सका था? कभी नहीं, रोजा ने कहा। लेकिन इसकी नजरों से ना छुपा सकी। सुनो, वो मुझे कोई बेहद खतरनाक आदमी मालूम होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि शिमला ने हमारे खिलाफ यहाँ के महकमा सुराग रसानी से मदद हासिल की हो? बेलार्ड ने पूछा। नामुमकिन, रोजा सर हिलाकर बोली। इस तरह खुद उसकी पोजीशन खतरे में पड़ जाती। और अगर किसी मुआहदे के तहत ऐसा होता तो? यानी वो लोग जो कदम भी उठाएं, इसके मरने के बाद उठाएं। उसे इल्म था कि वो 1 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। कैंसर आखिरी स्टेज पर था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि पेंटिंग का फोटोग्राफ उस लिफाफे में यहाँ के महकमा सुराग रसानी ही के लिए रखा गया हो? क्या तुमने देखा नहीं कि वो औरत यानी मिसेस शिमरा इसकी मौत ही के बाद नमोदार हुई थी? लेकिन वो मकामी नहीं है, रोजा ने कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महकमे की एजेंट भी हो सकती है, बेलार्ड ने कहा। ओह, जहन्नम में जाए। फिलहाल तो इस लाश के लिए कुछ सोचो, रोजा ने कहा। चलो, मुझे दिखाओ। वो किचन से निकलकर सिटिंग रूम की तरफ चल पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।